नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। अफसरनामा में हमारे साथ आज एक ऐसी दबंग ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। जब ड्यूटी पर होती हैं तो बहुत दबंग होती हैं, लेकिन घर पर होती हैं तो एक आम युवती, एक आम महिला की तरह भी होती हैं। इंस्पायर करती हैं बहुत से लोगों को। यूथ आइकॉन के तौर पर इस वक्त छत्तीसगढ़ में लोगों को देख भी रहे हैं। उनके कामकाज की सराहना भी हो रही है। मुलाकात करते हैं दबंग लेडी आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा जी से। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकिता जी, आपकी पर्सनैलिटी और आपको हमने अभी तक टीवी या दूसरी जगहों पर देखा, बेहद दबंग के तौर पर आपको देखा है। आम युवती की तरह भी आप हालांकि हैं, आपसे बात करने के बाद ये लग रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ की आप रहने वाली हैं, बताएं थोड़ा, और किस तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? हाँ, मेरा मूल निवास दुर्ग का है, छत्तीसगढ़। और हम 3 बहनें हैं। मेरे पिताजी का बिज़नेस है। मैंने अपनी सारी पढ़ाई जो है दुर्ग से ही की है और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भिलाई से किया है। बिल्कुल। क्या आपने शुरुआत में ही सोच लिया था कि यूपीएससी करना है या कुछ और टारगेट था? यहाँ पर आप कैसे पहुँचे? जैसे बचपन में जब भी कोई किसी बच्चे को पूछता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ और। तो बचपन से ही मेरी मम्मी ने शायद मुझे ये सिखाया था, और मुझे कोई भी पूछता था तो मैं यही कहती थी, बड़े होकर क्या बनना है? किरण बेदी बनना है। बड़े होकर क्या बनना है? किरण बेदी। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहा होगा। और जब बाद में जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म होने को आया, जब 11th-12th में, तो वो जो धारणा थी वो और मजबूत हो गई। जब मैंने देखा, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे मेरे सर ने पूछा कि अंकिता, आप सीए के लिए क्यों नहीं फाइल कर रही हो? तो मैंने बोला, नो सर, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो तब से मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुझे ये करना है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसकी तैयारी शुरू की। घर में किस तरीके का माहौल था? आप 3 बहनें हैं। हमारे जो आम मिडिल क्लास फैमिली में धारणा होती है, हालांकि अब ये चेंज हो रही है, लेकिन आम धारणा होती है कि बड़े होंगे तो घर के आसपास कोई नौकरी ढूंढ लें, ज़्यादा हुआ तो, या फिर शादी कर दी जाए। तो क्या आपको घर से भी उतना ही सपोर्ट मिला? इस मामले में मैं कहना चाहूँगी कि मैं लकी थी, क्योंकि हम 3 बहनें थी और मुझे प्रॉपर पापा ने और मम्मी ने बिल्कुल एक टॉम बॉय की तरह ही रखा था। क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ बड़ी हुई, तो मेरे खेल कूद सब कुछ वैसे ही हुआ करते थे जैसे लड़कों के होते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 12 तक तो बॉय कट और बिल्कुल लड़कों की तरह ही रहती थी। एक बार की एक स्टोरी भी है। मैं विवेकानंद गार्डन जो है आपका, बूढ़ा तालाब वाला, मैं उसमें वॉक कर रही थी, सुबह अपने भाई के साथ गई थी। तो 3 व्यक्ति बैठे थे, मैं 2 बार क्रॉस की। वो मुझसे पूछते हैं फिर वापस जाते वक्त कि यार एक बात बता दो, तुम लड़का हो या लड़की? तो मैंने ऊपर से तो मैं लड़का लग रही थी, चप्पल मैंने लड़कियों वाली पहनी थी, तो मैंने बस उसे ये कहा, चप्पल देख, और फिर मैं वहाँ से चली गई। तो उसी तरीके से मुझे बड़ा किया था, तो हम टॉम बॉय की तरह ही बड़ा किया। स्कूल में भी वही एटमॉस्फेयर था। पर्सनैलिटी क्या है स्कूल में आपकी शुरू से, जैसे आप बता रहे हैं टॉम बॉय वाली रही? क्या दबंग पर्सनैलिटी शुरू से रही, जैसे कि आप अब इस फील्ड में आपको देखने को मिल रहा है, या जैसे लोगों से सामना होना पड़ता है, क्या शुरू से उस टाइप की पर्सनैलिटी रही है या खाकी वर्दी आने के बाद? नहीं, मैं कहूँगी कि शुरू से ही रही। ऑलमोस्ट मुझे लगता है थोड़ा जीन्स का ही असर होगा। तो घर पे जैसा देखा है वैसा ही है, इसमें कोई बनावट नहीं आई। हाँ, ये बात है कि वर्दी आने के बाद आपको एक अलग सा पावर आ जाता है, क्योंकि आपको सच और गलत और कानून तीनों चीज़ों की पहचान हो जाती है, तो आप अपनी बात को और मुखाग्रता के साथ रख सकते हैं। बिल्कुल। 3 बहनें आप बता रही हैं, किस तरीके से आपके बाकी बहनों या परवरिश आपकी मम्मी पापा ने आपके की? घर में सिर्फ लड़कियां होती हैं तो एक सोच भी होती है कि नहीं, एक आध लड़का चाहिए होता है। क्या इस तरीके के कोई भेदभाव या कोई आपको कभी आपके घर में या रिश्तेदारों के यहाँ कुछ ऐसा सुनना या देखने को मिला? कभी भी ऐसा एक बार भी मुझे याद नहीं है कि कभी भी इस बात के लिए डिफ्रेंशिएट किया गया हो, या मेरे पापा या मम्मी दोनों में से किसी के भी मुंह से ये निकला हो कि कोई बेटा चाहिए। तो उन्होंने मुझे बस यही बोला कि आप बेटे की तरह हो हमारे, और मैं वैसे ही बड़ी होती गई। या वो यही कहते, बेटी ज़्यादा अच्छी होती है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरीके से सफ़र आपका शुरू हुआ? पढ़ाई, स्कूलिंग आपकी वहाँ पर हुई, और उसके बाद जब यूपीएससी की आपने सोची तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी शुरू की? कैसा वक्त गुजरा वो? मैं एक बात इसलिए ज़रूर, जो बात मैं कहना चाहूँगी उसको इसलिए कि बाकी जो भी मुझे सुन रहे होंगे और उसमें जो बच्चे या यूथ होंगे, वो सोच के
इसको इस बारे में सोचें कि हर कोई ये काम कर सकता है, इसलिए मैं इस बात को रखना चाहूँगी। दिमाग मेरे पास रहा होगा पहले से, लेकिन 5th-6th स्टैंडर्ड तक मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही थी, एवरेज स्टूडेंट की तरह। फिर जब 9th स्टैंडर्ड आया, मैंने अपने कॉमर्स की स्ट्रीम, मेरा ICSE बोर्ड था, तो हम 9 से ही अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। वहाँ पे जब मैंने चूज़ किया था तो उसके बाद मैं बहुत डेडिकेटेड मैनर से पढ़ाई करने लगी, और 9th स्टैंडर्ड से मैं फ़र्स्ट के अलावा कभी कुछ आई नहीं। लेकिन उसके पहले एक बार ऐसा भी हुआ था कि मुझे मैथ्स में एक बार सप्लीमेंट्री भी था मेरा 5th स्टैंडर्ड में, क्योंकि मुझे मैथ्स समझ ही नहीं आता था। मुझे 50 में सिर्फ 5 नंबर मिले थे। तो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है, कई बार ये होता है कि हम बच्चों को बचपन से ही आकलन करने लग जाते हैं उनका कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं, ये बुरा है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें उसको मोटिवेट करना है, उसके अंदर जो ताकत है। क्योंकि आप नॉर्मल डेज़ में देखेंगे आपका बच्चा बहुत आपको गोल्डन लगेगा, हो सकता है वो एकेडमिक्स में उतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, इसका मतलब है उसके पास ब्रेन है, भले वो वहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो अगर उसको सही एटमॉस्फेयर, सही सब्जेक्ट, उसके चॉइस का सब्जेक्ट मिलेगा तो ज़रूर आउट परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, आपकी ये बात मैं यूथ को ज़रूर कहूँगा, फॉलो ज़रूर करें। छोटी छोटी सी बात पर आजकल यूथ डिप्रेशन में चल देता है, कई तो सुसाइड तक करने लग जाते हैं असफलता को देखते हुए। तो असफलता ही सफलता का रास्ता खोलती है। अंकिता शर्मा जी हमारे सामने है। पढ़ाई फिर सिविल सर्विसेज की कैसे आपके दिमाग में है कि हाँ कहाँ से करना है, कैसे करना है? IPS ही बनना था या IAS भी दिमाग में आया या और भी कुछ बन जाए? मेरा सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट में हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने IPS को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था, सेकंड IAS था। फिर उस बार मैंने मेंस दिया पर मैं सेलेक्ट नहीं हुई। फिर सेकंड बार में तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, और थर्ड टाइम पे जब मैंने दिया तो उस बार मेरा IAS फर्स्ट ऑप्शन था, IPS सेकंड ऑप्शन था। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो मुझे ऐसा समझ आया कि मेरे को इस चीज़ की तैयारी में अब लगना चाहिए, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट मेरी सब्जेक्ट की जो डिग्री है वो ख़त्म हो चुकी है। तो फिर तब मैं अपना खुद से सेल्फ स्टडी घर में इनिशियली स्टार्ट की, और उसके बाद मैं अक्टूबर में दिल्ली गई, वहाँ 6-7 मंथ्स रही। फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को वहाँ पे आपको खुद से मैनेज करना होता है। तो मैं वापस घर आ गई और फिर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की। जी, ये भी एक सोचने वाली बात है। UPSC इन्होंने क्लियर किया है सेल्फ प्रिपरेशन करके, सिर्फ गाइड वहाँ से लिया है 6-7 महीने दिल्ली से। इस बीच फिर आपकी शादी हो गई एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते करते, तो तब क्या आपको लगा कि नहीं अब सपना या गोल जो है आपका वो अब बदल रहा है या कुछ? फ्रैंकली बताती हूँ, मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मेरा सपना बदल रहा है, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज है। जब मुझसे वो मिलने भी आए थे मेरे हस्बैंड, तभी भी मैंने ये कहा था कि ये मेरा ड्रीम है, मैं ये करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला आप चिंता मत करो, आपका जो भी आप करना। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट था कि मुझे ये करना है, और मैं कभी भी उससे लेफ़्ट राइट नहीं हुई। हाँ, क्योंकि हमारी मैरिज हो गई उसके बाद वो आर्मी में, तो बहुत ही पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र वाली जॉब है, तो कम से कम 7 to 8 जगह उनके ट्रांसफ़र्स हुए, और मैं हर जगह जाती थी। तो फिर से सामान पैक करना, फिर वहाँ सेटल होना, फिर से नया घर बसाना, तो उसमें काफ़ी समय जाता है, आपको सारे अरेंजमेंट्स में काफ़ी टाइम जाता है। और उसके साथ साथ पढ़ना एक चैलेंज के तौर पर तो था, लेकिन दिमाग से कभी ये बात गई नहीं कि मुझे क्या बनना है। तो क्या हस्बैंड से भी सपोर्ट मिला? क्योंकि शादी के बाद सपोर्ट उनका भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ससुराल की तरफ से। हाँ, परफेक्टली उनसे ज़रूर हमेशा मुझे सपोर्ट मिला, और ऐसा नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। क्या आपको लगता है, क्योंकि हमारे देश में होता है आमतौर पे महिलाओं का करियर तो होता है लेकिन शादी के बाद चेंज हो जाता है या बहुत से लोग छोड़ देते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसी महिलाओं को क्या कुछ करना चाहिए, क्या सपोर्ट मिलना चाहिए कि वो जो बचपन में उनका गोल होता है वो शादी के बाद भी बना रहे या उसको अचीव कर सकें? किस तरीके का माहौल मिलना चाहिए आपको लगता है? मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूँगी। पहला ये कि जो भी महिलाएं या जो भी लड़कियां, उन्हें सबसे पहले आत्मविश्वास होना चाहिए, और अपने सपनों पे भी आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने आप पे भी आत्मविश्वास होना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि मैं ये करना चाहती हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे, कोई भी आप पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकता। फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, आपकी मैरिज होती है, तो वहाँ पे इन लॉज का बहुत ज़्यादा रोल आने लग जाता है, क्योंकि आप कोई भी बड़े सपने देखते हैं तो उसमें आपको साइकोलॉजिकली और मेंटली शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो शांति है वो आपको आपके इन लॉज, आपके फैमिली मेम्बर्स ही दे सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे वो बच्ची बढ़ के, आजकल का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसमें कोई डिफरेंस नहीं करते माँ बाप, तो वो उस तरीके से उस बच्ची को बड़ा करते हैं। तो वो जो जिनके यहाँ वो शादी होके जाते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि किस तरीके से वो बच्ची को बड़ा किया गया है, और वो सेम एटमॉस्फेयर उसके लिए क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अपने सपनों को हासिल कर सके। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि वही एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए ससुराल में भी। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। अंकिता जी,
क्या शादी के बाद एक प्रेशर भी होता है कि हाँ नहीं सक्सेस होना ही है, क्योंकि जब अपने घर पे होते हैं तो फेलियर भी चल जाता है, माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर इससे मौका दे देते हैं, शायद उतने मौके उधर ना मिलते हों। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब आपकी मैरिज हो जाती है तो आपके पास कहीं ना कहीं एक टाइम बाउंडेशन आ जाता है कि मेरी आज मैरिज हो गई, अभी मुझे फैमिली भी प्लान करनी है और अपने हस्बैंड को भी टाइम देना है, सब कुछ। तो घर में जब आप होते हो तो आपके जो इनिशियल फेलियर्स होते हैं, क्योंकि आप बचपन से लेकर जब तक बड़े होते हैं तो आपके माँ बाप आपके फेलियर सक्सेस दोनों को देखते हैं, तो आपके साथ दोनों में सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में फेलियर्स होते हैं तो आपको खुद में भी लगता है कि जैसे मुझे भी एहसास होता था कि कहीं मैं अपने हस्बैंड का टाइम तो नहीं ख़राब कर रही हूँ, कहीं मैं अपनी फैमिली तो नहीं पीछे कर ले रही हूँ। लेकिन फिर मुझे लगता था नहीं, मैंने ये सोचा है, शुरू से सोचा है, तो मैं सपने को हासिल करूँगी। तो एक टाइम लिमिट वाली चीज़ ज़रूर आ जाती है कि मुझे इतने साल में, इतने दिनों में इसको करना है, पर उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बैरियर आता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक उसको ही ओवरकम करना ही अपने ड्रीम को हासिल करने का फर्स्ट कदम होता है आफ्टर मैरिज। तो समय कैसे निकालती थी फिर आप पढ़ने के लिए? हाँ, तब तो बहुत टफ होता था। जैसे कि ये एग्ज़ाम जो होता है 8-9 महीने तो इसके प्रोसीजर ही चलते हैं। अगर जून में प्रीलिम्स होता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेंस होता है, फिर अप्रैल में इसका इंटरव्यू होता है। तो मैं आम लोगों की तरह, मुझे इतना टाइम नहीं होता था कि मैं साल भर पढूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते थे घर में रहने की वजह से। और जैसे मैंने बताया ट्रांसफ़र वाली जॉब है, तो इधर उधर सेटल होना, बाहर जाना, तो उस समय तो मैं नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन जब एग्ज़ाम आता था, सपोज़ मई में अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो उसके 2 महीना पहले मैं ऐसा पढ़ाई करती थी जैसे मुझे पूरे साल का कवर करना हो। और वही 2 मंथ्स होते थे जिसमें मैं अपनी पढ़ाई किया करती थी। तब मैं दिन रात कुछ नहीं देखती थी। सुबह उठने के बाद जो मैं पढ़ने बैठती थी तो मैं रात में सोते तक पढ़ती ही रहती थी, जितना भी टाइम है, क्योंकि मुझे ये पता, ये एग्ज़ाम आप अकेले नहीं लिख रहे होते हैं, आपके साथ और भी अन्य लोग होते हैं जो साल भर तैयारी कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं। तो वो तो दिन में 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे अपने अनुसार पढ़ रहे हैं। आपको वो जो 2 महीने का पर डे के हिसाब से 24 आवर्स मिला है, उसमें आपको उनको कवर करना है। तो मैं उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करके पढ़ाई करती थी। हमने सुना इंटरव्यू में आपकी कविता से बोर्ड बड़ा इम्प्रेस हो गया था। जी, जी। कौन सी कविता थी? क्या आप कविताएं भी लिखती हैं? जी, मेरी हॉबी है, मैं काफ़ी सारी कविताएं लिखती हूँ। तो एक कविता थी, ना कोई बांध तुझे रोक पाए, उसे मैंने रिसाइट किया था, तो शायद उन्होंने क्या सराहना अगर की। याद हो आपको तो कुछ 2 लाइन। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी अपनी, तो एक दिन मुझे याद है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम लिमिट वाली चीज़, जब आप अपने दिमाग में सोचते हैं और जब आप ये सोचते हैं कि मेरा समय सीमा कम है, मुझे करना है, मेरी फैमिली तो नहीं पीछे हो रही है, उस वक्त की ही बात है, उस दिन की ही बात है जब मैंने ये कविता लिखी थी। तो इसकी चंद पंक्तियाँ तो हैं, जैसे उसकी एक लाइन है, मैं आपको सुना देती हूँ। चीर दे हिमालय की चोटी, गंगा की वो धार बन, कर दे खाक राह की आड़ को, तू कर अपनी ज्वाला ऐसी बुलंद, कभी तेज कभी मध्यम कभी हो सरल, चाहे जो हो तेरी रफ्तार, बस बढ़ता चल। तो ये कविता बड़ी अच्छी कविता आपने लिखी है। आपने बताया कि संघर्ष के दिन हम मानेंगे उसे, जब ये कविता आपने लिखी तो ये पर्सनैलिटी अलग अलग कैसी है? खाकी वर्दी में दबंग पुलिस ऑफिसर और साथ में कवि हृदय। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की जो इमेज है, जो पोर्ट्रेड है, उसे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक कड़क इंसान है, लेकिन उस इंसान के पीछे जो है वो बहुत कम सामने आता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सारे रैंक एंड फाइल में, कांस्टेबल से लेकर सबसे ऊपर रैंक तक, हर किसी के अंदर वो पर्सनैलिटी है, वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है। अगर यदि हम किसी पुलिस वाले को करीब से देखेंगे तो हम जानेंगे कि उसमें वो जो सॉफ्टनेस है वो हमेशा होती है। कभी आप एक पुलिस वाले को बच्चों के साथ ट्रीट करते देखिएगा, आप समझेंगे कि नहीं, हर पुलिस वाले में एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट इंसान हमेशा होता है। पहली पोस्टिंग आपको मिली है, क्या दिमाग में चल रहा था जब पहली पोस्टिंग मिली? क्या करना है वहाँ जाकर, क्या सोच रही थी? जब मुझे सबसे पहली बार हमारे डीजीपी महोदय ने दिया था ये ज़िला, और मुझे जब पहली बार मिला कि मुझे बलौदाबाजार ज़िला मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हमारी एसपी मैडम यहाँ पे हैं और उनका अपना खुद का बहुत नाम है हमारे स्टेट में, वन ऑफ द बेस्ट आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन दिमाग में ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, बस ये था कि जो भी एकेडमी से शेड्यूल मिला है और जैसे मैडम कहेंगी वैसा मैं फ़ॉलो करती जाऊंगी। तो बस उसे ही फॉलो किया और स्टेप्स में जो सारी चीज़ें सामने आती गई उसको एज़ पर द सिचुएशन आगे डील किया। कई तरह के लोगों से सामना करना पड़ा होगा, अब तक आपकी अलग तरह का संघर्ष था, लेकिन जॉब में आने के बाद, खासकर इस जॉब में आने के बाद, अच्छे बुरे कई तरह के लोग मिलते होंगे। कैसे उनको डील करती हैं, क्या सोचती हैं आप? आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व, थोड़े कंट्रोवर्सी रखने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं, कैसे डील करती हैं उनको?
जैसे मैंने कहा एज़ पर द सिचुएशन ही डील करती हूँ, पर मैं सबसे पहले तो कोशिश करती हूँ कि हंसते खेलते कोई मेरी बात को समझ जाए, और अगर वो नहीं समझता तो मुझे उसको कानून की बारीकियाँ समझानी पड़ती है, और अगर फिर भी नहीं समझता तो फिर समझाना पड़ता है कड़क होके। पहले तो मैं सबसे पहले बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा ऐसा है, और बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। ज़ीरो टॉलरेंस पे आप चलती हैं, हम देखें, हम यहाँ पर सुन भी रहे हैं, कई लोग बता भी रहे हैं कि सख्त कदम भी उठाने से आप पीछे नहीं हिचकती अगर कुछ कोई कहीं गलत हो रहा होता है। तो क्या पहली पोस्टिंग आपकी थोड़ी हिचक नहीं होती कि नहीं मुझे कहीं कुछ कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी या कुछ उल्टा ना पड़ जाए आपके ऊपर? मुझे ऐसा लगता है कि इस यूनिफॉर्म और इस सर्विस को पाने के लिए मैंने अपने जीवन में बहुत से त्याग किए हैं, और कुछ ऐसे त्याग हैं जिन्हें मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती। तो जब वो मुझे त्याग मेरे सामने आते हैं तो मैं किसी चीज़ से नहीं पीछे हटती, क्योंकि बहुत कुछ खोया है इसको पाने के लिए। अब मैं जो पाया है उसको नहीं खो सकती, तो इट इज़ नॉट, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मैं पीछे हट जाऊँ। जो जैसा मुझे पता होता है कि मैं जो भी कर रही हूँ सच को साक्षी मान के कर रही हूँ, और फिर मैं उस पर करती जाती हूँ काम, और ईश्वर की कृपा से वो सही ही हो जाता है। आपको यूथ आइकॉन भी माना जाने लगा है छत्तीसगढ़ में। आपके काम की चर्चाएं सिर्फ ये ज़िले नहीं, ज़िले से बाहर अब प्रदेश भर में भी पहुंचने लगी है। राजधानी में भी लोग देखते हैं, खासकर यूट्यूब में मैंने देखा है कई इंस्पिरेशनल गानों के साथ आपके वीडियो भी उसमें डले हुए हैं। कैसा लगता है अब सक्सेस पाने के बाद, अब इस जॉब में आने के बाद आपके काम की सराहना जब आप होती है? पहले तो जो आप YouTube वाली बात करें, कभी कभी मैं भी देख लेती हूँ अपना नाम सर्च करके कि क्या चल रहा है आजकल। ऑलमोस्ट रोज़ाना तो खैर टाइम नहीं मिलता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि हम ऐसे वीडियोस किसी और के देखते थे, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैं भी वैसी ही हूँ क्या जो मैं पहले देखा करती थी। तो खुद में समझ नहीं आता, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर हाँ, अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि शायद अगर एक या दो व्यक्ति भी मुझसे प्रेरणा ले करके अगर इस मुकाम तक पहुँचे और मेहनत करने से पीछे नहीं हटे, तो शायद मैं सफल हो जाऊँगी, मैं एक बीच का काम करूँगी। अब महिला हैं, महिला ऑफिसर हैं, ऐसे महिला ऑफिसर महिला होने की वजह से क्या कुछ दिक्कतें काम में भी आपको फेस करती हैं या महसूस करती हैं? मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं लगा, कहीं पर भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी महिला ऑफिसर्स ने पहले लीड किया है, और न ही केवल लीड किया है बल्कि एक एग्जाम्पल सेट किया है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो मुझे हमारी एसपी मैडम नीतू कमल ही लगती हैं। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर का, एक इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर का, तो लोगों को पहले से ही पता है। और जब हम जाते हैं इनिशियली तो पहले हम एक बिल्कुल ब्लैंक सरफेस में जाते हैं, किसी को हमारे बारे में पता नहीं होता। फिर जैसे जैसे घटनाएं घटती हैं, आपके जो अधीनस्थ हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स भी आपकी छवि को पहचानने लगते हैं, तो वो भी अगर कुछ ऐसे गलत काम होते हैं तो वो खुद पीछे हट जाते हैं उनको करने से। और जहाँ पर सही है, यदि उनको ये दिखता है कि मेरा ऑफिसर मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, सच के लिए स्टैंड ले रहा है, तो वो खुद सच के लिए स्टैंड लेने लगते हैं, और ऑटोमेटिकली पूरे सर्विस में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। अच्छा, दो सवाल मेरे ज़रूर होंगे। एक तो महिला ऑफिसर आपको मिली जब आपने ज्वाइनिंग की, तो इसका कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर मिला होगा। और दूसरा सवाल ये कि एक पुरुषवादी मानसिकता होती है कि कोई लेडी अगर आपको लीड कर रही तो थोड़ा सा हिचक होती है या एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पुरानी जो मानसिकता होती है। क्या ऐसा भी कुछ देखने को मिला? सबसे पहले तो लेडी ऑफिसर वाला क्वेश्चन, जब सर ने मुझे मैडम के अधीनस्थ अलॉट किया था, हमारे डीजीपी सर ने, तो फिर कई लोगों ने मुझे उस समय बोला कि मे बी तुम्हें इसलिए अलॉट किया होगा क्योंकि आप एक लेडी हैं और मैडम भी लेडी हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद वो बेस्ट डिसीजन था, और मेरे करियर का तो वो टर्निंग पॉइंट ही था कि मुझे मैम मिले। और ऐसा कुछ तो अभी तक, जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन किया, तो सबॉर्डिनेट्स के मन में ऐसा कुछ होना, तो मैंने अभी तक ऐसा पाया तो नहीं कि उनके मन में ये होता है कि आप ऐसे कर सकते हैं। और मोर ओवर ऐसा भी होता है, जैसे मेरा अगर इतने दिनों का देखा जाए, 1 महीना 2 महीना का जो भी परफॉर्मेंस रहा होगा, तो उसमें वो भी धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हमारा अधिकारी किस किस्म का है। क्या हम उसको एक महिला के रूप में ही आंकेंगे या फिर हम उसको एक ऑफिसर के रूप में आंकेंगे, तो ये डिसीजन उनके खुद का होता है। और आप ये व्यक्तिगत रूप से, ये मेरी जिम्मेदारी है कि क्या मैं अपनी छवि उनको एक सिर्फ महिला हूँ ये दिखाऊं या फिर मैं एक ऑफिसर हूँ ये बताऊं। तो 26 जनवरी में पहली महिला थी जिन्होंने लीड किया था, वो मौका कैसे मिला और क्या फीलिंग आई थी आपकी वहाँ पर भी देखकर? क्योंकि राजधानी में जो आपने लीड किया उसको देखकर भी काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए थे आपसे।
अगेन वो मौका मेरे सीनियर्स ने ही चूज़ किया था कि इस बार की जो 26 जनवरी की परेड है जिसमें गवर्नर मैडम भी लीड कर रही थी, तो उस परेड को मैं लीड करूं, और वो मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी क्योंकि वो थोड़ा ऐतिहासिक भी था कि आज तक कभी किसी महिला आईपीएस ने किसी परेड को लीड नहीं किया था, और वो पहली बार था हमारे 19 साल में जब हमारा 20 साल में जब हमारा स्टेट बना कि कोई पहली महिला ऑफिसर लीड किया, और वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, मुझे बहुत खुशी हुई। और हमेशा ऐसा होता था कि 26 जनवरी में मैं दिल्ली वाली परेड देखती थी, तो मुझे परेड से बहुत ज़्यादा लगाव होता था, और जब मैं खुद उस ग्राउंड में खड़े होकर परफॉर्म कर रही थी या परेड लीड कर रही थी, वो बहुत अच्छा अवसर था मेरे लिए। फैमिली को कैसे समय अभी दे पाती, हालांकि शुरुआत ही है आपकी, कैसे समय देंगी, कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि हस्बैंड भी आपके आर्मी में, उनको भी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिलती होंगी। तो हमने यही सोचा है कि दोनों की छुट्टी, हमें तो बहुत कम छुट्टी मिलती है, पर उनकी जो भी छुट्टियां हैं उसमें कोऑर्डिनेट करके जैसा हम मिल सके, जब भी उनकी छुट्टी में वो यहाँ आ जाते हैं मुझसे मिलने, तो तब हम दोनों की मुलाकात हो जाती है। और अभी ज़्यादा कुछ तो मैंने प्लान नहीं किया है, अभी इसमें ही फोकस कर रही हूँ, तो बस इतना ही, जो छुट्टियाँ उसमें ही कोशिश करते हैं। आईपीएस बन चुकी हैं, अब घर वालों का क्या रिस्पांस रहता है, आपके दोस्तों का, फ्रेंड सर्कल का, रिश्तेदारों का क्या रिस्पांस है? वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं क्योंकि मेरे फैमिली में कभी कोई ऐसी सर्विस में नहीं रहा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और जब वो सही कार्य को देखते हैं, आप सभी के माध्यम से आप मीडिया में दिखाते हैं, तो जब वो सही काम को देखते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि हाँ, जो संस्कार दिए हैं, जिन चीज़ों के लिए हमेशा लड़ा है, आज मैं भी उन चीज़ों को एग्जिबिट कर रही हूँ। तो वो चीज़ें देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं फ्रेंड्स के भी, जो मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं, फिर कॉलेज के दोस्त हैं, या फिर जो पहले शहर में मुझे देखे हैं, तो वो सभी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि मैं सही काम कर रही हूँ, या मैं ऑनेस्टली अपने काम का निर्वाह कर रही हूँ। क्या सोचा है फ्यूचर में, किस तरीके से करियर को आगे बढ़ाना है? कुछ और भी टारगेट बचा है दिमाग में, क्योंकि एक टारगेट तो आपने पूरा कर लिया? जी, अभी तो मैं बहुत, मुझे लगता है मैं तो अपने सर्विस के अभी बालक काल में हूँ, बहुत छोटी हूँ मैं कुछ भी कहने के लिए, तो सर्विस में तो मैं बिल्कुल ग्रो नहीं की हूँ। अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अभी तो 30 साल की सर्विस बची है। तो जैसे जैसे समय अपने आप को ओपन करता जाएगा, मैं भी उसके अनुरूप जो भी कार्य है वो करूँगी। ऐसा कुछ सोचा नहीं है, परंतु हाँ, एक उद्देश्य मेरा हमेशा रहता है कि मैं महिला सशक्तिकरण और बच्चों के लिए जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र में कार्य करूँ और किसी के साथ कभी भी कुछ गलत ना होने दूँ। ये मेरा मेन टारगेट है। महिलाओं के लिए भी बहुत सारी सेफ्टी की बात करते हैं, अभी हाल ही में विधानसभा में भी इसको लेकर चर्चा हुई थी। क्या सोचती हैं कि किस तरीके से महिलाओं को प्रोटेक्शन मिल सकता है, महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है, समाज का क्या, पुलिस का क्या हो सकता है? आपने 3 बातें कही, महिलाओं का योगदान, पुलिस का योगदान और समाज का योगदान। तो सबसे पहला प्रश्न सबसे सटीक है कि महिला का योगदान। जैसा मैंने कहा, हर एक महिला को अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। अब जैसे छोटी महिलाएं हैं, वो स्व सहायता समूह के माध्यम से अपने आप को ऊपर लेकर के आ रही हैं, वो महिलाएं ही हैं जो अपना करियर बना रही है। मेरी भी माँ एक महिला थी जिन्होंने मेरे अंदर इस सपने को जगाया कि तुम्हें किरण बेदी जैसे बनना है। तो फर्स्ट तो आपको अपने ऊपर यकीन करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, और आपकी जितने राइट्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, उनको सबसे पहले जाने आप। जब तक आप अधिकार नहीं जानेंगे, आप उसके हक के लिए लड़ भी नहीं सकते। और समाज में, जैसा मैंने कहा, वो सही एटमॉस्फेयर दें। और मुझे देख करके बहुत खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि मेरे आरक्षक मुझे कहते हैं, मैडम ये जो फ़ोटो आपने लगाई थी ना, ये मैंने अपने बच्ची को दिखाई और मैंने उससे कहा कि देखो बेटा, इसके पापा, जो आप मुझे कह भी रहे थे, कि उसने भी बोला कि बेटा इसके पापा, ये मैडम ने अपने पापा को साउथ अफ्रीका घुमाया है, तो मुझे कम से कम नेपाल तो घुमा ही देना। मतलब वहाँ पर ये दिख रहा है कि वो अपने बच्ची के लिए बहुत बड़े सपने सोच रहा है और वो उसको उस मुकाम तक देखना चाहता है। तो एक सही एटमॉस्फेयर देना, फैमिली को सही एटमॉस्फेयर देना, समाज में जो है वो सही एटमॉस्फेयर देना चाहिए उनको। और पुलिस का योगदान ये रहता है कि यदि मेरे पास, या यदि हमारे थाने में, जिसे टेम्पल ऑफ जस्टिस कहा जाता है, न्याय का मंदिर, अगर वहाँ पर कोई आता है हमारे पास कोई समस्या लेकर, तो सबसे पहले हम उसे सुने, सबसे इजी वे में उसके लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है, हम उसे वो सहयोग प्रदान करने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि बातों से ही, सिर्फ अगर हम उसकी बात को ध्यान से सुन लें और उसके परिवार वालों को समझा लें, तो काफ़ी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। आई थिंक जब हम थाने में होते तो मैं ये देखती हूँ कि 40 to 50% केसेस जो हैं वो महिलाओं से संबंधित ही होते हैं, या उन्हें कोई परेशान कर रहा होता है, या उनके फैमिली में कोई टॉर्चर कर रहा होता है, या फिर इस प्रकार से। तो समझाने से ही कई बार हमारे केसेस जो हैं सॉल्व हो जाते हैं। बड़ी बात ये होती है कि पुलिस की इमेज की जो बात है, थोड़ा सा लोग डरते हैं, झिझकते हैं, आम लोग। पुलिस थानों में जाने से भी थोड़ा सा लोगों को हिचक होता है, या पुलिस किसी के पास आ गई तो लोग देखने लगते हैं आखिरकार पुलिस क्यों पहुंच गई। तो इस
आम लोग और पुलिस के बीच जो दूरी है उसको कम करने के लिए क्या कुछ सोचती हैं दिमाग में कि कम होना चाहिए? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक हमारा आईपीएस कॉन्क्लेव हुआ था अभी बीच में 1 महीना पहले, तो उसमें ये कहा गया था कि आप अपने पुलिस थाने में किसी प्रकार का कोई मतलब किसी भी प्रकार का गेम का कोई कोड बनाए। तो हमने हमारा जो थाना है भाटापारा ग्रामीण, वहाँ पे सामने में एक बैडमिंटन कोड बनाया, नेट वगैरह लगाया। मेरा खुद का जो बैडमिंटन था वो वहाँ पे मैंने दिया। तो हम हमारे आरक्षक साथ में खेलते हैं। हमारा थाना बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, वहाँ से आने जाने वाले हर कोई थाने में देखता है, बच्चे वहाँ पे खड़े होकर देखते हैं। अब कल की ही बात है कि मैंने उन बच्चों को बोला आप अंदर आ जाओ, वो बैठ के देख रहे थे। तो आपस में एक मेल मिलाप होता है बच्चों का। सामने जो दुकान है वो हमारा स्पोर्ट्स देखने लग जाते हैं, तो एक उनको हमारा सॉफ्ट कॉर्नर भी पता चलता है, और दूसरी बात कि वो आके हमसे वार्तालाप करते हैं। तो वो जब एक कनेक्शन डेवलप होता है आपका, और आपका सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखता है। तो अब ऐसा हो गया उस कोर्ट में जो आसपास के जो सामने वाली कॉलोनी है, वहाँ पे एक बस्ती जैसी जो कॉलोनी, वहाँ के बच्चे आकर भी उस कोर्ट में खेलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे हमारे थाने में जो वाटर कूलर है, पास के स्कूल के बच्चे उस वाटर कूलर से पानी पीते हैं। हमने उसे सिर्फ इसलिए बनवाया क्योंकि वो बच्चे वहाँ पे पानी पीते हैं। तो छोटी छोटी बहुत बारीक चीज़ें होती हैं जिससे आप एक समाज के साथ कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं और एक कनेक्ट बना सकते हैं कि पुलिस सिर्फ इस यूनिफॉर्म के अलावा और भी कुछ है। तो हमारे साथ थी लेडी दबंग आईपीएस ऑफिसर अंकिता शर्मा जी, जिनसे बातचीत करके पता चला कि एक खाकी वर्दी के पीछे एक महिला भी है जिसने लंबा संघर्ष किया है, इस मुकाम को हासिल किया है। अपने छोटे से कार्यकाल में यूथ आइकॉन के तौर पे उभरी हैं। लोग अपने घरों में अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि आपको इस तरीके से बनना है। बड़ी उपलब्धि है इतने छोटे से कार्यकाल में अगर कोई इस प्रकार की ख्याति प्राप्त कर ले। अपराधियों से सख्ती से निपटती हैं तो कविताएं भी लिखती हैं। लंबा संघर्ष करके उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। उम्मीद है उनकी कहानी जो बंसल न्यूज़ में आई है, युवा प्रेरित होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खासकर महिलाओं को। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार मुलाकात फिर किसी शख्सियत से, तब तक दीजिए इजाज़त।